नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी नाटक की रंगमंच अथवा अभिनेता की दृष्टि से समीक्षा करेंगे कि नाटक रंगमंचीय कसौटी पर कितना खरा उतरता है। इस बात को हम देखेंगे, क्या ये अभिनय की दृष्टि से एक सफल नाटक है, इस पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान द्वारा आप नाटक और रंगमंच का क्या संबंध है इसे जान सकेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता के विषय में जान सकेंगे। रंगमंचीयता के लिए आवश्यक तत्व है नाटक में क्या होने चाहिए उन्हें जान सकेंगे तथा ध्रुव स्वामी नाटक की रंगमंचीयता को समझ सकेंगे। नाटक को भारतीय साहित्य में, काव्य शास्त्र में दृश्य काव्य कहा गया है। दृश्य काव्य कहने से ही नाटक का रंगमंच के साथ अटूट संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि नाटक की रचना है वो रंगमंच के लिए ही की जाती है। रंगमंच के बिना नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी नाटक और रंगमंच का अटूट संबंध है। कोई भी नाटक सफल है या असफल है, इस बात का प्रमाण, इस बात की कसौटी रंगमंच ही है। यदि वह रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है तो एक सफल नाटक होता है। यदि रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता तो उस नाटक को हम सफल नाटक नहीं कह सकते। इस प्रकार रंगमंच नाटक की एक कसौटी है, उसकी सफलता की कसौटी है। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी एक प्रमुख नाटककार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद सर्वाधिक प्रमुख नाटककार के रूप में हमारे सामने जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। उन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है। उनके कुछ बड़े बड़े नाटक हैं, जैसे अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। विभिन्न नाटकों को हम रंगमंच की दृष्टि से देखते हैं तो इनमें अनेक त्रुटियां, अनेक दोष दिखाई देते हैं जो इनके मंचन अथवा इनके अभिनेता में बाधक हैं। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने इस प्रकार के नाटकों की रचना क्यों की जो रंगमंच के अनुकूल न हों या जिनका अभिनय सफलतापूर्वक न किया जा सकता हो। तो इसके लिए हम जयशंकर प्रसाद के दृष्टिकोण को देखते हैं तो उनका मानना रहा है कि नाटक कभी रंगमंच के लिए नहीं होता। वे अपने नाटक चाहते हैं कि मेरे नाटक पाठक अपने मानसिक रंगमंच पर ही उसका आनंद लें या उसे मन में ही उसे अभिनीत होता हुआ वो समझें, या अपने मन में ही नाटक का खेला जाना वो देखते रहें अपनी अंतर्दृष्टि से ही। कुछ ऐसा उनका मानना था। इस संदर्भ में कहते हैं कि मेरे नाटक हैं वह दोनी चौनी के टिकट पर खोंचे वालों को दिखाने के लिए नहीं हैं। कालिदास और भवभूति के नाटक इस उद्देश्य से नहीं रचे गए। यदि साहित्यिक रुचि के अभिनेता हों, पुरस्कृत रुचि के दर्शक हों और पर्याप्त धन व्यय किया जाए तो मेरे नाटक रंगमंच पर अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन, इसमें सच्चाई है, लेकिन इनके सभी नाटक इस प्रकार अभिनीत नहीं किए जा सकते। पर्याप्त धन व्यय करके या पुरस्कृत रुचि के दर्शक या साहित्यिक रुचि के अभिनेता के द्वारा भी इनके नाटक कुछ है इतने बड़े और इतने जटिल कथानक वाले, लंबे संवादों वाले नाटक हैं जो मंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत नहीं हो सकते। क्योंकि उस समय जयशंकर प्रसाद जी के समय तो रंगमंच इतना विकसित था भी नहीं। आजकल तो तकनीक के द्वारा और अनेक रंगमंचीय अनेक साधनों के द्वारा आधुनिक रंगमंच का विकास हो गया है। तभी भी प्रसाद जी के कुछ लंबे और कुछ जटिल कथानक वाले नाटक आधुनिक रंगमंच पर भी अभिनीत करने में काफ़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी वो दोषपूर्ण सिद्ध होते हैं। उनमें अनेक पात्र हैं, उनके कथानक बड़े हैं, उनमें सौगत कथन हैं, उनमें लंबे लंबे संवाद हैं,
ना उनमें नाटक की अनेक वर्जनाएँ हैं। तो इस प्रकार इनके अनेक नाटक हैं और रंगमंच की दृष्टि से सफल नहीं है। जहाँ तक ध्रुव स्वामी का प्रश्न है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। यहाँ तक आते आते शायद प्रसाद जी का दृष्टिकोण बदल गया था। उनका दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक हो गया, अधिक यथार्थवादी हो गया। तो इसीलिए ध्रुव स्वामी उनके अन्य नाटकों की अपेक्षा रंगमंचीयता से संबंधित जो दोष है उनसे मुक्त है। तो इसका अभिनय हो सकता है ना, क्योंकि ये उनकी अंतिम नाट्य कृति है। यहाँ तक आते आते उनका दृष्टिकोण भी बदल गया था और व्यवहारिक और एक यथार्थवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपना लिया था। इसीलिए जो ध्रुव स्वामी है वह रंगमंचीयता में जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं उनसे मुक्त है। यानी न इसका लंबा कथानक है, न पात्रों की भीड़ है, न जटिल संवाद हैं और न ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मंच पर मंचित या अभिनीत न किया जा सके। तो इसी आधार पर हम अब देखते हैं ध्रुव स्वामी कहाँ तक इन दोषों से मुक्त है और अभिनेता की कसौटी पर किस प्रकार ये नाटक खरा उतरता है। तो इसके बाद हम पहले देखते हैं, सबसे पहला ये जो बिंदु है रंगमंचीयता की के संदर्भ में ध्रुव स्वामी को लेकर, वह है कि इसका जो कथानक है वह सरल है, संक्षिप्त है, सहज है, प्रवाहमान है। इसकी कथा वस्तु आप देखेंगे बहुत संक्षिप्त कथा वस्तु है, अधिक जटिल नहीं है। बस यही कथा वस्तु है कि शकराज का वध किया जाता है, रामगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त को सिंहासनारूढ़ किया जाता है और ध्रुव स्वामी का विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। इन्हीं मुख्य यही बिंदु कथानक में पिरोए गए हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द कुछ घटनाओं की सृजना की गई है। तो इस प्रकार देखते हैं कि संक्षिप्त कथानक को इसमें थोड़े से ही पात्र हैं, यानी अधिक पात्र नहीं है कि पात्रों के अस्तित्व या उनकी पहचान का संकट हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इनका जो लघु और जो एक प्रभावपूर्ण और एक संक्षिप्त और सरल सहज जो कथानक है, इसकी मंचीयता में, इसकी अभिनयता में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसके कथानक में, कथा वस्तु में बहुत सीमित अंक हैं, केवल 3 ही अंक हैं और उसमें भी बस एक एक दो दृश्य ही उन अंकों में दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार ये इस दृष्टि से भी एक रंगमंच के अनुकूल ये रचना होती है। तीसरा बिंदु हम देख सकते हैं संवाद, क्योंकि नाटक है वह संवादों के सहारे ही आगे बढ़ता है। उपन्यास या कहानी जो विधा होती है उसमें कहानीकार, उपन्यासकार अपनी तरफ से बहुत कुछ वर्णन करता है, बहुत कुछ कह देता है, लेकिन नाटक में सारे घटनाक्रम, सारा जो भी उसकी सब कुछ जो उसमें दर्शाया जाता है वह संवादों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। चाहे वे संवाद कोई सूत्रधार में बोल दे या संवादों को कोई पात्र ही बोले। तो संवाद जितने छोटे होंगे, सटीक होंगे और प्रसंगानुसार और भावानुसार होंगे, उतने ही प्रभावी होंगे और मंचीयता में सहायक होंगे। ध्रुव स्वामी नाटक के संवाद भी ऐसे ही हैं। इसके संवाद छोटे हैं, सटीक हैं, प्रसंग अनुसार हैं, उनमें व्यंग भी है, उनमें एक चुस्तपना भी है, उनमें एक पैनापन भी है। तो इस प्रकार इसके संवाद बड़े बड़े प्रभावी हैं। संवादों की दृष्टि से बहुत अधिक ये एक अभिनेता की कसौटी पर खरी उतरने वाली रचना है। कुछ संवाद आप इसके उदाहरण स्वरूप आप लिख भी सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। जैसे रामगुप्त कहता है, सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके क्या कहा, फिर से तो कहना। सामंत कुमार कहता, गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले शिखर स्वामी, उसे बीच में ही रोक कर चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकावे से आवेश में आ गए हो। चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार ये क्या हो रहा है। तो अब देखिए बड़े छोटे संवाद हैं, छोटे वाक्य हैं, कहीं जटिल वाक्य नहीं है, 2-3 पंक्तियों इसमें लंबे आने वाले इतने संवाद ऐसे नहीं हैं। बहुत छोटे, सहज, स्पष्ट, भावानुकूल, पात्रानुकूल
भावावेशपूर्ण, जोशपूर्ण ना ऐसे संवाद हैं जो इस नाटक को एक गति भी प्रदान करते हैं, पाठकों में पात्रों के चरित्र का प्रकाशन भी करते हैं और नाटक में एक प्रभावमयता बनाए रखते हैं। तो ऐसे नाटक अभिनेता या अथवा रंगमंचीयता में ऐसे संवाद नाटक की रंगमंचीयता और अभिनेता में सहायक होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम संकलन त्रय। संकलन त्रय का अर्थ है स्थान, समय और कार्य की एक रूपता। तो इस नाटक में पूरी तरह से इसका निर्वाह किया गया है। नाटक की सभी घटनाएं या तो गुप्त सम्राट रामगुप्त के शिविर में घटित होती हैं या उसके समीप जो सकराज ने अपना शिविर डाला हुआ है सक दुर्ग में घटित होती हैं। न तो स्थान की एक रूपता बनी रहती है। संपूर्ण कार्य व्यापार बहुत कम समय में, 1-2 दिन के समय में ही सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इसमें ये एकता भी बनी रहती है। संपूर्ण घटनाएं और कार्य ये मतलब इस प्रकार गुथे गए हैं कि उनमें एकता की भावना है। और वो घटनाएं हैं उनका उद्देश्य या जितना भी कार्य व्यापार नाटक में घटित होता है उसका उद्देश्य यही है कि सकराज को पराजित किया जाए, रामगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठा जाए और ध्रुवस्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष दिलवाकर उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाए। ये बहुत ही कम जो घटनाएं या जो मुख्य जो पात्र में जो नाटक में जो घटित होना है उनको इस प्रकार समय स्थान के अनुसार सही प्रकार से बांध दिया गया है। तो संकलन त्रय की दृष्टि से भी ये एक सफल रंगमंचीय रचना है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नाटक में नाटककार ने पर्याप्त मात्रा में रंग संकेत दिए हैं। रंग संकेत का मतलब कुछ ऐसे संकेत, ऐसे कुछ बातें बता दी नाटककार ने कि किस प्रकार मंच को सजाना है, मंच पर कहाँ क्या रखना है, क्या दिखता है और इसके साथ साथ पात्र किस प्रकार कोई संवाद बोलता है, उसके हाव भाव उस संवाद बोलते समय क्या होते हैं, इसकी भी पूरी तरह से एक प्रकार से योजना प्रसाद जी ने कर दी है। यानी ब्रैकेट कोष्टक के अंदर किसी भी बोलने वाले पात्र के भाव वो दर्शाए गए हैं और प्रत्येक अंक के प्रारंभ में रंग संकेत दिए हैं, जिसे हम मंच सज्जा है तो संकेत भी कह सकते हैं। आप ये किसी भी अंक के शुरुआत में आप ये देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नाटक का जो प्रथम अंक शुरू होता है उसमें ही रंग संकेत दिए हुए हैं। शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला, शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ तंत्र तप टंगा है, मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। तो इस प्रकार ये के रंग संकेत निर्देशक को मंच सज्जा में बहुत अधिक सहायक होते हैं। तो ये भी नाटक को अभिनय योग्य बनाते हैं और उसके अभिनेता में सहायक बनते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस नाटक में 3-4 गीत भी हैं, क्योंकि प्रसाद छायावादी कवि रहे हैं तो उनका कवि हृदय यहाँ भी उपस्थित हुआ है। लेकिन उनके अन्य नाटकों की अपेक्षा चंद्रगुप्त जैसे नाटकों में उन्होंने लंबे लंबे गीतों की वंदना की है। ध्रुवस्वामी नाटक में आप देखें कि गीत लंबे नहीं हैं, भावपूर्ण हैं और वे उस प्रसंग के अनुसार ही हैं। चाहे वह सकराज के दरबार में नर्तकियों द्वारा गाया गीत हो या मंदाकिनी द्वारा एक ओजपूर्ण गीत हो जो सामंत कुमारों और चंद्रगुप्त के आगे आगे वो गाते हुए चलती है। तो ये सभी गीत पात्रों के भाव के अनुकूल हैं और उनमें एक ऊर्जा और एक प्रकार से उनमें जोश जगाने वाले गीत हैं प्रसंग के अनुसार। तो ये कथानक में या कथा वस्तु में कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उसको आगे ही बढ़ाते हैं और पाठकों को या दर्शकों को एक भावुकतापूर्ण वातावरण उनके लिए ये सृजित कर देते हैं। तो ऐसे गीत नाटक की अभिनेता में कहीं भी बाधक नहीं होते हैं। इसके पश्चात हम ध्रुवस्वामिनी की जब रंगमंच के आधार पर जब देखते हैं तो इसकी भाषा के विषय में भी हम चिंतन करते हैं। प्रसाद क्योंकि भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना और पुरातन जो हमारी सभ्यता और पुराने
जो हमारे इतिहास के जो उज्जवल पक्ष हैं उनको पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से वे उसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं जो मुख्य रूप से तत्सम प्रधान है, संस्कृत निष्ठ है। लेकिन संस्कृत निष्ठ और तत्सम प्रधान होते हुए भी दुर्वा स्वामिनी नाटक की भाषा कहीं भी क्लिष्ट अथवा दुरूह नहीं है, सहज सरल है। भाषा में एक प्रभामयता है, इसमें साथ साथ भावुकता है, कलात्मकता है। भाषा में ओजपूर्ण भाषा है, साथ साथ माधुर्य और प्रसाद गुण भी उसमें समाये हुए हैं। तो इस प्रकार भाषा की दृष्टि से भी ये नाटक एक सफल अभिनय नाटक है। भाषा कहीं भी ऐसी नहीं है कि वो पाठकों की समझ में ना आए। हाँ, थोड़ा सा एक स्तरीय दर्शक या पाठक इस नाटक के लिए अपेक्षित हैं, जैसे कि प्रसाद जी का मानना है। ये निरक्षर या रेडी खोमचो वाले के समझ में आने वाली भाषा तो खैर नहीं है। उनका थोड़ा सा स्तर, थोड़ा सा मानसिक स्तर, थोड़ा बौद्धिक स्तर एक ऊंचा होना चाहिए। उन्हीं के लिए ये नाटक रचा गया है। तो ऐसे पाठकों, दर्शकों के लिए ये इस नाटक की भाषा कहीं भी दुरूह नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो नाटक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं इसका सरल संक्षिप्त कथानक है। इसमें दृश्य सीमित है, सीमित अंक हैं, सटीक और प्रभावपूर्ण व्यंग्यपूर्ण चुटीले संवाद हैं। संकलन त्रय का सफलतापूर्वक इसमें निर्वाह किया गया है। इसमें रंग संकेतों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सहज और प्रभावमय इसकी भाषा है। इसके अतिरिक्त इस नाटक में हम देखते हैं जो नाटक की वर्जनाएँ होती हैं, यानी नाटक में कुछ ऐसे दृश्य या ऐसे संवाद होते हैं जिनका निषेध माना जाता है, जो उसकी अभिनयता में बाधक होते हैं। तो ऐसी वर्जनाएँ या ऐसे दृश्य या ऐसे संवाद इस नाटक में नहीं है। जैसे वर्जनाओं में हम कह सकते हैं कि युद्ध दर्शाना या राज्य में कोई विद्रोह, विप्लव दर्शाना या और तरह की मृत्यु वगैरह दिखाना। लेकिन इस नाटक में हत्या या मृत्यु या वध दर्शाए गए हैं। इधर सकराज का भी वध होता है, अंत में रामगुप्त का भी एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में वध होता है। लेकिन इस प्रकार जो ये हत्याएं हैं, इस प्रकार दिखाई गई है कि इनका मंचन हो सकता है। तो ये जो वर्जनाएं, हत्या जैसी वर्जना होती है, वो भी यहाँ अभिनीत की जा सकती है सरलता से। तो नाटक के अभिनय में जो बाधक या अवरोधक जो तत्व होते हैं उनका प्राय अभाव ही है। हत्या जैसा अवरोधक तत्व तो दर्शाया गया है, लेकिन वह कहीं भी अभिनयता के रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करता। ये नाटक अनेक मंचों पर सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुका है। आप गूगल और यूट्यूब पर देखें, आपको अनेक इसके अनेक संस्थाओं द्वारा मंचन किए हुए इसके आप वीडियो इसके देख सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये अभिनयता की दृष्टि से पूरी तरह एक सफल नाट्य रचना है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभदायक रहा होगा। धन्यवाद।